एटॉमिक मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था, वो है कि ये जो भी स्टडी बोर ने की थी ये सब उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बोला कि एटम्स तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो आप सिर्फ हाइड्रोजन के लिए क्यों कर रहे हो, हमें तो एक जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए। तो बोर ने क्या करा, बोर ने इन फॉर्मूलेस को मॉडिफाई कर दिया। बट उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूलेज हैं ये लग सिर्फ उन्हीं स्पीशीज में सकते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन में ना जब न्यूट्रल होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने कहा अब अगर आपको दूसरे किसी एलिमेंट्स पे लगाना है तो उनका आयन लेना पड़ेगा, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, तो इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने बोर ने बोला कि ये जो फॉर्मूलेज हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे एप्लीकेबल होंगे। बट उन्होंने बोला क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाएंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चेंज फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का n² a0/z इन पिकोमीटर, एंड एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -2.18 × 10⁻⁻18 z²/n²। तो इससे हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि रेडियस जो है ऑर्बिट का इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, यानी कि हमारा जैसे जैसे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिट का रेडियस कम होता जाएगा। सपोज अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में जो एटॉमिक रेडियस होगा, हीलियम में जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो कम होगा हाइड्रोजन से। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर क्लोज आता चला जाएगा। क्लोज आ जाएगा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एनर्जी हम देखें तो एनर्जी में क्योंकि यहाँ पे z² यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब हमने ये देखा है नेगेटिव में जो भी चीज बढ़ती है यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो रही है, यानी कि जैसे जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी जो एनर्जी है, अगर मैं एनर्जी देखूं माइनस साइन के साथ तो जो मेरी एनर्जी है वो मेरी डिक्रीज होती चली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, क्योंकि बोर ने अपनी पूरी जो स्टडी है, पूरा जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन को बेसिस पर ही दिया था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनर्जी डायग्राम दिया हमें। वो क्या था डायग्राम देखते हैं हम अभी। तो देखिए जैसा अभी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था, हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देखा था। तो क्या हुआ था वो जो हमने फॉर्मूला स्टडी करा था, याद है आपको, एक फॉर्मूला बाल्मर ने दिया था और एक राइडरबर्ग ने। तो वो जो दोनों फॉर्मूलेस थे वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे डिवाइस करे गए थे कि ये फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए। बोर ने क्या करा, क्योंकि बोर की पूरी स्टडी ही हाइड्रोजन एटम पे थी, तो उन्होंने हमें एक ये एनर्जी डायग्राम दिया। एनर्जी डायग्राम में उन्होंने क्या बोला कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली मतलब क्या है, हम जो स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। देखिए जब भी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में आता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में जा रहा है, लोअर से हायर में, तो जो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी होती है वो हमें स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में दिखती है। कैसे कि सपोज अगर मैंने एक ऐसी लाइन बनाई है और एरो इसका ऐसे डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है n = 2, यानी कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब मैंने बोला ऐसी कोई लाइन बनाई तो थर्ड से फर्स्ट में आया, फिर यहां से बनाई तो फोर्थ से फर्स्ट में आया। तो बोर ने हमें एक ऐसा एनर्जी डायग्राम दिया था। तो एनर्जी डायग्राम में उन्होंने हमें क्या बताया कि ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी क्या देखिए कितना ज्यादा है, फिर सेकंड और थर्ड में कम होता गया। ऐसे ऐसे बोर ने हमें बताया जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो उनकी एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। और हमने क्या बताया था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में कि 5 रीजन्स डिस्कवर हुए थे, 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने
5 रीजन्स डिस्कवर किए थे स्पेक्ट्रल लाइंस के। अब वो देख लेते हैं हम क्या है। पहला किया था लाइमैन ने। लाइमैन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो कौन से रीजन में लाई कर रही थी? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसमें क्या लाइमैन में क्या था कि लाइमैन जो हम बोलते हैं लाइमैन और ऐसे ये सब जो नाम बोलते हैं, N1 का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पे आ रहा है। N1 मींस फाइनल, कि N1 पास्ट लाइमैन में N1 का मतलब है 1, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि लाइमैन में ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी, मैंने बोला कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है इन द 4th ऑर्बिट और वो ट्रांजिशन कर रहा है लाइमैन सीरीज में, हाइड्रोजन की लाइमैन सीरीज में, लाइमैन स्पेक्ट्रल सीरीज में वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो उससे मेरे को अपने आप क्या समझ जाना है कि N1 जो है वो मेरा 1 है। N1 1 होने का मतलब है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने दिखाया। तो ये लाइंस कौन सी हुई? लाइमैन। फिर बार्टमैन ने क्या दी? सेकंड रीजन। तो N1 उसमें N1 क्या था? 2। रीजन कौन सा था ये? और हम देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में विजिबल रीजन में सिर्फ और सिर्फ बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइंस थी। ओनली बाल्मर ने दी थी विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर की थी। तो ऐसे अब ये इनफिनाइट शेल से आ सकता है फर्स्ट में, मतलब लाइमैन जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। बाल्मर की बात करेंगे तो सेकंड में आएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका बाल्मर। थर्ड की बात करेंगे कि थर्ड में आ रहा है, इस तरीके से आएगा और ऐसे आएगा। ये कौन सा हो गया? पास्चन। तो देख लेते हैं हम एक करके। फिर आए हमारे पास्चन। पास्चन ने कहा कि थर्ड शेल में आनी चाहिए, और पास्चन फिर ब्रैकेट थे उन्होंने 4, उनके लिए ब्रैकेट में N1 था 4 और फंड के में N1 था 5। और ये जो तीनों ही रीजन्स हैं 3, 4 और 5 वाले, तीनों ही इंफ्रारेड रीजन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सेम डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है। तो ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, इससे हमें एनर्जी भी पता लगती है। फिर बोर ने क्या करा? बोर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करा। वो जो हमने फॉर्मूले देखे थे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा पे थे। बोर ने क्या करा? बोर ने इस लाइन स्पेक्ट्रम को और ब्रीफली एक्सप्लेन करा कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी कि अगर हमें ट्रांजिशन गिवन है कि किससे किस में हो रहा है, वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं उस ट्रांजिशन की, या वो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है। तो वो सब हम देखते हैं। हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमने एक डेल्टा ई एक टर्म डिफाइन करा, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ बोथ द ऑर्बिट्स। लेट्स से ये हो गया हमारा E2 माइनस E1। E2 किसकी है एनर्जी? वो उस शेल की एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइनली आ रहा है। E1 किसकी एनर्जी है? E1 इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट या दैट शेल जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, जैसा कि बोर ने हमें फॉर्मूला दिया था, बोर ने कहा कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस RH बाय n स्क्वायर। हाइड्रोजन के केस में यही थी। तो उन्होंने क्या करा कि अब हम ये फॉर्मूले यहाँ पे लगा देते हैं। सेकंड के लिए क्या होगा? माइनस RH अपॉन ये E2 E1 ले रहे हैं हम यहाँ पे। E2 E1 तो तब कह सकते हैं जब मतलब हम स्पेसिफाई कर दें। अब क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं EF माइनस EI, F माइनस फाइनल और I माइनस इनिशियल। तो माइनस RH बाय n I का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? RH कॉमन ले लिया इसमें से हमने, ये वाला जो टर्म है पूरा ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन NI होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया मेरा फॉर्मूला। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने RH की वैल्यू रख दी इसमें। क्या करा? RH की वैल्यू रख दी। क्या थी?
2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18। फॉर्मूला क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, NI इनिशियल माइनस 1/NF फाइनल। ये रेस कर देते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या कहा, ये तो मेरे पास एनर्जी का आया, ये मेरे पास उस एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, उस रेडिएशन की एनर्जी का जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हुई होगी जब ट्रांजिशन हुई। अब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस रेडिएशन की। क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक्स इक्वेशन E = h न्यू, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करा, h से डिवाइड कर दिया इस पूरे टर्म को अपॉन h, और यहाँ पे क्या आ गया 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, h की वैल्यू रख दी इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। कितनी बताई थी वो हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, हम क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने कहा हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं कि हमें बार बार इतने सारे नंबर्स और इतनी सारी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। उन्होंने इस नंबर को, ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर दिए, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 3.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 50 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी भी दी, मुझे तो वेव नंबर के फॉर्म में चाहिए। अब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी नहीं, मेरे को तो वेव नंबर की फॉर्म में चाहिए। तो क्या करा, फॉर्मूला क्या था, न्यू = c/λ। मेरे को किसके, उन्होंने किसके टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वेव नंबर के। वेव नंबर क्या होता है 1/λ, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, c और इनटू वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या आ गया, ν/c, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। तो उन्होंने क्या करा, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये थी, तो उन्होंने क्या करा, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया इस साइड में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ν/c, दोनों साइड मैंने स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया। अब ये ν/c क्या होता है, वेव नंबर। अब ये हमने देखा, ये नीचे फॉर्मूला, उन्होंने क्या करा, इस टर्म को सॉल्व कर दिया। अब उन्होंने जब इस टर्म को सॉल्व करा तो वैल्यू कुछ आएगी 1.09677 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 1/ni² माइनस 1/nf², और ये किसमें आएगी, मीटर रेज़ टू पावर -1 मीटर्स में। अब आप कहेंगे कि जो फॉर्मूला पहले देखा था इसका मतलब गलत था। नहीं, गलत नहीं था। उस फॉर्मूले में हमने यूनिट, इस चैप्टर में यूनिट्स का हमें खास ध्यान रखना है, हर जगह यूनिट्स का हमें खास ध्यान रखना है। वो जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें यूनिट थी सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या है, मीटर इनवर्स। अब मीटर इनवर्स को अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। और उस यहाँ पे क्या 1 पॉइंट है, ये नंबर 10 रेज़ टू द पावर 5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 109,677 और सेंटीमीटर इनवर्स, फॉर्मूला वही आएगा। इट्स जस्ट कि बोर ने क्या करा, फॉर्मूला तो उनका सेम ही आ रहा था, बोर ने क्या करा, उन्होंने N1 और N2 यूज किया था, बोर ने Ni और Nf यूज करा और एक्सप्लेन करा ब्रीफली कि एक्चुअली ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, ऐसे पूरा। राइडरबर्ग ने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया था कि ऐसा होना चाहिए, बोर ने उसको एक्सप्लेन करा कि क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और क्या कही कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी एमिट हो रही है ट्रांजिशन के दौरान। अभी तक तो हम ये बोल रहे थे ना कि, अभी तक तो बोल भी यही बोल रहे थे
कि लोअर से हायर एनर्जी में जाएगी तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हायर से लोअर में आएगी तो एमिट करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने इस पॉइंट को प्रूव भी कर दिया। कैसे प्रूव करा देखते हैं। देखो मैंने बोला कि लोअर टू हायर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि फाइनल मेरा NF मेरा ज्यादा है, इज ग्रेटर देन Ni, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो रही है। तो हम क्या देखेंगे, अगर NF इज ग्रेटर देन Ni, ठीक है, तो ये जो टर्म है NF बड़ा हो गया, 1/NF छोटा हो गया, Ni छोटा था, 1/Ni बड़ा हो गया, यानी कि ये जो मेरी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर, ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एनर्जी के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं हम इसी बात को, ये यहाँ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव आई यानी कि एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। और क्या देखा है हमने छोटी क्लासेस में, हमने 10th में पढ़ा है, एनर्जी का साइन पॉजिटिव है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी का साइन नेगेटिव है मतलब एनर्जी एमिट हो रही है। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, कांस्टेंट मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस केस में। सिमिलरली अगर मैं देखूं, अगर Ni इज ग्रेटर देन NF, यानी हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या होगा, Ni बड़ा है, 1/Ni छोटा हो जाएगा, NF छोटा है, 1/NF बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस बार मेरी ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये नेगेटिव आनी चाहिए। ब्रैकेट वाली वैल्यू नेगेटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, एनर्जी नेगेटिव आएगी, एनर्जी शुड बी नेगेटिव। एनर्जी नेगेटिव का मतलब है एनर्जी इज एमिटेड। तो बोर ने अपनी बात को साथ साथ प्रूव भी कर दिया इस फॉर्मूले से कि ये देखिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी और एमिट कब होगी, उन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिया। और एक बात और थी, एक लास्ट पॉइंट जो बोर ने हमें बताया था कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइन की, कि ये जो हमने भी एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाकर दिखाई थी, उन्होंने बोला ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी ब्राइटनेस या इनकी जो इंटेंसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो उस फ्रीक्वेंसी पर, वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। देखिए क्या मतलब कि सपोज मेरा कोई ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, सपोज दिस इज n = 3 एंड दिस इज n = 1, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी स्टेट मेरा ट्रांजिशन हो रहा है। तो बोर ने बोला कि अगर ये, उन्होंने ये एक्सप्लेन कर चुके थे कि एमिट कब होगी और एब्जॉर्ब कब होगी, हायर टू लोअर आ रहा है यानी कि एनर्जी रिलीज हुई होगी, एमिट हुई होगी। तो उन्होंने बोला ये जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी इस ट्रांजिशन की 3 to 1 आने की, जो ट्रांजिशन की जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसकी ब्राइटनेस या मैं कहूँ उसकी इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये जो रेडिएशन एमिट होगी इस ट्रांजिशन के दौरान, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, इसके दौरान, इस ट्रांजिशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होगी जिस, उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी या मेरी ब्राइटनेस उस स्पेक्ट्रल लाइन की। ठीक है, सो दैट वाज आवर बोर्स मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल में ट्रांजिशन हो रही है 5th to 2nd ऑर्बिट, तो ये सिंपल एग्जांपल है, यही वाला फॉर्मूला पुट करके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और सेकंड एग्जांपल क्या गिवन है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और चेक कर लेना है। अब लिमिटेशंस क्या थी बोर्स मॉडल की, कहाँ पे वो फेल हुआ। बोर्स मॉडल बेसिकली पहले तो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा था। हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स थे उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहले तो वो वहाँ फेल हुआ। फिर डबलेट, यानी कि एक जगह पे हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 2 स्पेक्ट्रल लाइंस एक साथ मिल रही थी, तो वो बोर्स एटॉमिक मॉडल उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड क्या देखा हमने, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो रही हैं, और टाइम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होगी तो उस प्रोसेस उसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती है तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट।
तो ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड क्या था कि वो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, वो फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं एटम्स के कॉम्बिनेशन से। तो ये चार ड्रॉबैक्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। फिर इसके बाद हम देखेंगे अब हमारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो हमारा एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल था, जिसने हमें सारी सही चीज़ें बताई और सही तरीके से एटम का मॉडल भी, एटॉमिक मॉडल भी दिया।